कि हमारा टॉपिक जो है वो है रोड मैप टू रिटायरमेंट। जो 30 साल पहले रिटायर होते थे वो इसलिए रिटायर होते थे क्योंकि दे हैव एज्ड एंड दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग। बट आज रिटायरमेंट की डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई है। हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट। तो ये बताइए कि कब से शुरुआत करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की और कैसे करनी चाहिए। If you're earning this kind of an allocation would lead to this much of a corpus। तो कोई थंब रूल है जो आप फॉलो करते हैं फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग? जैसे एक टेबल 4 पैरों पे रहता है, आपको भी सब तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए। ओनली द एलोकेशन परसेंटेज चेंजेस। लेकिन हम बहुत रिस्क अवर्स होते हैं कौशल जी, क्योंकि हम सोचते हैं कि एफडी में पैसा रखे और रियल एस्टेट में रखे तो हम खुश हैं। एफडी इज अ गारंटेड लॉस। हर वुमेन whether she is working or not working should actively participate in the financial planning of the house। जब रिटायरमेंट प्लानिंग आप प्लान करते हैं तो ऐसी कोई बड़ी गलती जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दैट? Living too long, it's a big risk. Please plan today for that। हेलो एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सीरीज, जहां हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, म्यूचुअल फंड्स की और आपको राह दिखाते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। और आज के हमारा टॉपिक जो है वो है रोड मैप टू रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लानिंग काफ़ी क्रूशियल होती है। जब आप एक नई जॉब को ज्वाइन करते हैं आजकल के ज़माने में तो आप अर्ली रिटायरमेंट की सोचते हैं, तो उसको प्लान भी तो करना है। लेकिन जो मिडिल एज वाले हैं वो अभी जूझ रहे हैं कि क्या वो अभी शुरू करें, क्या वो लेट हो गए हैं रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। इन सब बातों पे हम बातचीत करेंगे कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी कैसे चाहिए। इस बातचीत के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर कौशल भंसाली, ही इज़ द फाउंडर ऑफ मनी मल्टीप्लायर फाइनेंशियल सर्विसेज। कौशल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। धन्यवाद। हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटायरमेंट प्लानिंग, और रिटायरमेंट का देखने का नज़रिया है ना वो चेंज हो चुका है। अगर हम अपने पेरेंट्स की बात करें तो उनको कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो पेंशनेबल जॉब थी। हम अपनी बात करें तो हमारे पास इतने सरप्लसेस नहीं थे कि हम सोचे कि रिटायरमेंट की भी प्लानिंग करनी है, तो हम लेट हो जाते हैं। तो फिर हम लेट एज में सोचते हैं कि क्या हम अभी भी कर सकते हैं या नहीं, करनी चाहिए या नहीं। और जो यंगस्टर्स हैं वो नई जॉब पकड़ते हैं, वो तो आपको पता ही है सेविंग में ज़्यादा यकीन नहीं रखते, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और 40 की एज तक रिटायर होना ये उनका एम होता है। सो हाउ डू यू डिफाइन दिस? एंड आई विल स्टार्ट कि ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज। अगर आज हम देखें तो जो 80% ऑफ द पीपल हु रिटायर डू नॉट हैव द एडिक्वेट कॉर्पस। जबकि रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा चाहिए होता है जो आपको सेव करना एवरी मंथ, बट हैज़ टू बी फॉर मोर देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स। तो एक आदमी अगर अपने व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग तभी से अगर अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ने लग जाए तो उसको बहुत कम पैसा करना पड़ेगा। तो सपोज ही इज 25 ईयर्स ओल्ड एंड उसने स्टार्ट किया अपना काम करना एंड ही वांट्स टू रिटायर एट 55, तो छोटा सा पैसा एवरी मंथ अगर वो सेव करे तो रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है। बट वो इसलिए नहीं कर पाता है इंडिया में क्योंकि जब वो नौकरी स्टार्ट करता है तो वो एस्पिरेशनल चीज़ें बाय करता है जो उसको खरीदना था। फिर उसकी शादी होती है और वो फोमो में आ जाता है कि मुझे घर खरीदना है, और फिर उसके बाद उसको रिटायरमेंट, उसको मतलब घर का लोन का पे ऑफ करना है, एंड तब बच्चों की एजुकेशन आ जाती है और तब तक वो लेट 40s या 50s में पहुंच जाता है और तब उसको रियलाइज होता है कि रिटायरमेंट आने वाली है और मेरे पास कॉर्पस नहीं है। सो माय आंसर टू दिस इज प्लीज स्टार्ट अर्ली, डिसिप्लिन रखिए एंड यू नो कम एंड कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कौशल सर, ये बताइएगा कि क्या रिटायरमेंट का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो चेंज हो चुका है आजकल के ज़माने में? इट हैज़ हैव अ सी चेंज हो गया है। मतलब अगर आप देखें जो 30 साल पहले रिटायर होते थे वो इसलिए रिटायर होते थे क्योंकि दे हैव एज्ड एंड दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग। बट आज रिटायरमेंट की डेफिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई है। Correct. लोग वांट टू रिटायर अर्ली और मे बी दे वांट टू वर्क बट इट शुड बी एन ऑप्शन, नॉट अ कंपल्शन। सो आज की डेट में रिटायरमेंट जो आज के नए जनरेशन देख रहे हैं वो इसलिए ऐसे देखते हैं कि इतना कॉर्पस होना चाहिए कि दे कैन मेंटेन द सेम लाइफस्टाइल एंड they can work or they not work, it depends on their choice. So yes, it has changed completely from last 30 years. लेकिन अगर हम देखें ना, पुराने ज़माने में रिटायर होते थे 60 की एज पे रिटायर हो गए, ठीक है, फिर देन वो घर पे बैठते थे, आराम करते थे। लेकिन आज के लिए वो 60 का बार तो है नहीं। आप 60 पे चाहे आप गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हो, प्राइवेट में तो कोई बात नहीं है, बारिंग सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स व्हिच आर लिस्टेड एंड ऑल, आप अपना काम करते रहते हैं। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को दिमाग में रख के भी लोग हैं जो वो रिटायरमेंट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते?
I agree with you, but after COVID specifically, ये mindset change हो रहा है. Okay. उससे पहले लोग शायद ये सोचते थे कि हम 60-65 तक काम कर लेंगे, बट कोविड में जो लोगों ने देखा उस हिसाब से वो चाहते हैं कि वो अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली की सेफ्टी को उसको देखते हुए एज फास्ट एज पॉसिबल दे कैन रिटायर इज व्हाट दे नाउ लुक एट. तो वही कॉन्सेप्ट है कि बिकम फाइनेंशियल फ्री अर्ली. तो यस, इट हैज चेंज नाउ फ्रॉम लास्ट 5-7 years कि लोग फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, फाइनेंशियल कॉर्पस को इकट्ठा करने की तरफ दे आर मोर ईगर टू डू इट, बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट. सो अहम क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टार्ट. तो ये बताइए कि कब से शुरुआत करनी चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग की और कैसे करनी चाहिए? आइडियली अगर आप मुझसे पूछें, the day you start working, if somebody is listening to this and if you can start that very day, some money keeping aside for retirement commerce is the most ideal thing. But generally ऐसा होता नहीं है. बट आज आप देखोगे तो लोग 40-50s में जाके उनको रियलाइज होता है. जब आपको रियलाइज हो रहा है, सिट डाउन देन, सी आपके क्या रिसोर्सेज हैं, क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है और कितना आप सेव कर सकते हैं. जनरली क्या होता है कि रिटायरमेंट को आप लीस्ट प्रायोरिटी देते हो. I would want everyone to give it as the most important priority. Okay. Because सब चीज़ के लिए लोन मिलता है, रिटायरमेंट के लिए लोन नहीं मिलता. True. And secondly, when you have a liability which is going to come after you stop working, you should have an asset or corpus which is there available to you when you stop working. Yes. So कोई एक thumb rule है, कोई ऐसा कैलकुलेशन है जो आपको बताए कि okay, if you're earning this much, this kind of an allocation would lead to this much of a corpus. तो कोई thumb rule है जो आप follow करते हैं for retirement planning? From last 20 years of my experience, it depends from person to person. But generally अगर आपको suppose 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो साल के 12 लाख हुए, उसका 25 गुना कर दीजिए. So 240 times. So 3 crore से 5 crore is a thumb rule that he should have as a corpus, depending on his own lifestyle. So if you ask me in one line, 25 times 240 times is an ideal number to look at on the corpus which you need for your retirement. और आजकल के circumstances को देखते हुए, जिस एज में हम और आप है इस समय, तो what should be the corpus size say if somebody wants to retire at an age of 80 and is of a age group of 30 to 40? हाँ, तो आज अगर मैं बात करूँ कि 2026 में और आज मैं 40 का हूँ, तो आप मान के चलिए आज 5 लाख रुपए महीना अगर मेरे को चाहिए रिटायरमेंट के लिए और इन्फ्लेशन 6% है, तो हर 12 साल में डबल होता रहेगा. राइट. तो आज मैं 40 का हूँ और अगर मैं 60 में रिटायर करता हूँ तो क्लोज टू अबाउट 10 to 12 लाख रुपीस पर मंथ चाहिए. Okay. तो आइडियली इफ यू स्टार्ट टुडे seeing that corpus amount which you require, 20 to 30% of your income which you are earning, if you can save today, you'll be able to accumulate that corpus. Okay. If somebody is 30 years of age, right, there is a thumb rule. 30,000 रुपए 30 साल के लिए आप इन्वेस्ट करो at 12% return, assume 12% return, 10 करोड़ बन जाता है. So start early and depending upon your lifestyle needs, save 20 to 30% is you should start doing for the retirement corpus. And in today's world, 10 to 15 crores of corpus is ideal. Okay. Okay. अब मुद्दा आता है कि आप इन्वेस्ट तो करो लेकिन कहाँ करो? So what should be the asset allocation like for retirement planning? In my 20 years, again, I'll say that equity is the only place where money is compounded faster than the inflation part. Okay. But you can't have everything in one basket. हर चीज़ आप इक्विटी की वोलेटिलिटी में नहीं डाल सकते. तो हमारे पहले देखते हैं हमारे पास रिटायरमेंट के लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं. एक इक्विटी हुआ, दूसरा गोल्ड जो आज बहुत चर्चा में है, तीसरा है रियल एस्टेट, लोग करते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट रेंटल इनकम के लिए, एंड फोर्थ एंड एफडीज एंड सीनियर सिटीजन स्कीम्स. जैसे एक टेबल 4 पैरों पे रहता है, आपको भी सब तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए. ओनली द एलोकेशन परसेंटेज चेंजेस, राइट. इफ यू आर यंग, इन्वेस्ट मोर इनटू इक्विटी एंड लेस इनटू द अदर एसेट क्लासेस. और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता रहे और आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कम होती रहती है, आप एग्रेसिव से कंजर्वेटिव की तरफ जाते हो. यू शुड हैव एवरीथिंग. यू शुड हैव अ रियल एस्टेट आल्सो, एफडी आल्सो, गोल्ड आल्सो, बट द एलोकेशन परसेंटेज चेंजेस विद टाइम एंड रिक्वायरमेंट. So you have to work on your asset allocation, investing in all the 4 products for your ideal retirement corpus.
दिस इज फॉर अ पर्सन हु स्टार्ट्स अर्ली, राइट? Yeah. अगर अब कोई लेट सोचता है रिटायरमेंट के बारे में, सो ही इज इन हिज लेट 40s, Yeah. उसका एलोकेशन कैसे होगा? He has to definitely have high allocation equity, right? पर इक्विटी से लोग डरते हैं क्योंकि पहले हम ये समझते हैं कि इक्विटी वोलेटाइल है, इक्विटी में नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं. But I'll give you a data point that somebody investing into equity with a 7-year to 10-year horizon, the probability of loss is 0, right? कौशल जी, ये बताइए कि अगर आपने पहले नहीं सोचा हो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में, लेकिन आप अब लेट 40s में आ चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि रिटायरमेंट की प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, तो ऐसे में एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? So there is no brainer. The highest asset allocation has to go to equity. Okay. But where the returns are much higher than the inflation and it compounds faster and the corpus is created faster. Okay. But that doesn't mean कि आप सारा चीज इक्विटी में कर लेंगे. तो आपको एक एसेट एलोकेशन मेंटेन करना पड़ेगा जहां आप इक्विटी भी रखेंगे, गोल्ड भी रखेंगे, डेट भी होगा और इंटरनेशनल फंड्स भी होंगे, राइट? बट ना यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इक्विटी में लोग क्यों घबराते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि वहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. Okay. तो बट अगर आपका हॉराइजन मोर देन 7 और 10 ईयर्स हैं टू रिटायरमेंट, देन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आज तक किसी ने भी अगर 7 ईयर्स इक्विटी में रखा है पैसा, तो दे हैव नेवर लॉस्ट मनी. द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज 0. Okay. एंड इफ यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट मनी फॉर अदर थिंग्स, आपने अपनी कंटीजेंसी प्लानिंग कर रखी है, आपने अपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखे हैं, तो आपको ये कॉर्पस की जरूरत नहीं है. Okay. देन यू कैन प्ले with equity at 60 to 70% and 30% in conservative assets. When you are at late 40s and you have to create a corpus in next 10 to 15 years. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप वो आइडियल कॉर्पस बना ही नहीं पाएंगे and inflation will take over that corpus. The corpus size has to be bigger again, right? Yes. कि आप थोड़ा इन्वेस्ट करके, आप अगर आप फर्स्ट जॉब से इन्वेस्ट करें तो ठीक है, थोड़ा इन्वेस्ट करके बना सकते हैं, लेकिन when you reach your late 40s तो वहाँ पे कॉर्पस भी बड़ा होना चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, राइट? करेक्ट. मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको उसमें रियलाइज हो गया, यही बहुत बड़ी बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रियलाइज दैट यू नीड अ कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट. एंड लेट्स से यू आर 45 एंड यू हैव टू रिटायर एट 60. आपके पास 15 साल ही बचे हैं, पर 15 साल की कंपाउंडिंग बची हुई है. Right. So you should thank that, right? If you start at 45 also, and if you are doing 30 to 40% of your income into for your goals, and उसमें आप रिटायरमेंट को सबसे ज्यादा एलोकेशन करते हैं, then also you will be able to generate a good corpus. First, what you should do is sit down. कि मुझे अगर आज 60 का होता तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है? देन डू अ बैक कैलकुलेशन कि उसके लिए मेरे पास अभी तक क्या क्या एसेट्स हैं, कितना मुझे करना पड़ेगा, ठीक है? एंड देयर कैन बी अ सिनेरियो कि सपोज एग्जांपल आ रहा है एक्स और आपको एक्स सेविंग है ही नहीं, देन यू शुड स्टार्ट विद व्हाट यू कैन सेव टुडे, Okay. एंड देन ग्रेजुअली इंक्रीज इट एवरी ईयर. दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कंपाउंडिंग फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स. जरूरी नहीं है कि आज आपके उतना पैसा हो जिससे वो पैसा उतना बने, बट स्टार्ट, एटलीस्ट स्टार्ट एंड कीप इंक्रीजिंग एवरी ईयर एज पर योर इनकम गोज अप. बट यू हैव टू be sure about this, that this is an important goal which is going to come at a milestone where you will not be working. लेकिन हम बहुत रिस्क अवर्स होते हैं कौशल जी, क्योंकि हम सोचते हैं कि एफडी में पैसा रखे और रियल एस्टेट में रखे तो हम खुश हैं. और एक रिपोर्ट भी आई है जहां ये देखा गया है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस है वो अपना पैसा जो है 2 ही चीज़ में रखते हैं, एक एफडी और एक रियल एस्टेट में. सो ये रिस्क अवर्जन जो है हमारी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या हमें इसको वी नीड टू टेक रिस्क फॉर हायर रिटर्न्स? Absolutely have to take risk, but first let's understand FD. ठीक है, इक्विटी के लिए मैं बोलता हूँ there is a probability of loss. FD is a guaranteed loss, and that's a controversial thing which you may ask, but let me tell you, anything which is not able to beat inflation in real terms is giving you negative returns. Correct. तो FD का रेट 6% है, आफ्टर टैक्स 4% है, और इन्फ्लेशन 6% है, ठीक है? तो आपके नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, so your money is getting depleted. That doesn't mean that FD is bad. FD का पैसा आपको उतना होना चाहिए जो आपको कंटिजेंसी रात को 2 बजे भी चाहिए, उतना पैसा आप FD में रखिए. आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 टाइम्स FD में रखिए. बाकी का पैसा, उसके बाद का पैसा आपको एसेट एलोकेशन में डालना है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है. Correct. Now for retirement, lot of people do real estate. Real estate is not bad, right? There is something where people, there is less volatility and people are able to, invest money for a longer period of time. But the problem in India is real estate में rental yield खाली 2% है.
अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको 2 लाख ही आएंगे, ठीक है. सो द एलोकेशन टू रियल एस्टेट शुड बी देयर फॉर रिटायरमेंट कॉर्पस, बट इट शुड बी अ लेस परसेंटेज. So higher percentage again you should go into equity, maybe in a large cap equity funds, maybe balanced category equity funds where there is a balance between debt and equity, but it's able to beat inflation by 5 to 6%. So one thing to understand is for a retirement corpus you need to invest money which is beating inflation, and that's why FD and real estate can't be the only thing, or equity cannot be the only thing. You have to have a balance of everything, with equity as more allocation. What about the instruments like NPS, EPFO? वहाँ पे भी पैसा जाता ही है, वो भी आपको कुछ वर्षों के 15 वर्षों के बाद ही मिलता है. सो ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं फॉर एसेट एलोकेशन? That are the amazing instruments. Okay. See, EPF में क्या होता है कि आपका पैसा कट जाता है, तो जो इन हैंड सैलरी आती है उससे पहले ही पैसा कट चुका होता है, और वो आपको तब मिलेगा व्हेन इट इज द लास्ट वर्किंग डे ऑफ योर जॉब. अगर आपने जॉब चेंज किया तो ईपीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है. सो व्हेन इट इज एक्चुअली द लास्ट वर्किंग डे तभी ईपीएफ का पैसा आपके अकाउंट में आता है. सो इट कंपाउंड्स. वहाँ 8% का कंपाउंडिंग होता है. आजकल 2.5 लाख से ऊपर वालों के अपने कॉन्ट्रीब्यूशन में टैक्स लगता है, अदरवाइज इट इज अ टैक्स फ्री मनी विच इज कंपाउंडिंग एट today's rate at about 8%, right? So एक कॉर्पोरेट इकट्ठा कर जाता है. So that is also very important. तो जो आपका ईपीएफ का पैसा कट रहा है उसको प्लीज कटने दीजिए, और उसको कभी विड्रॉ मत करिए till your retirement. People generally have seen that, for the short term goals, they take out money, they take loan. We should never do that. Second is, the NPS. NPS का एक और बहुत अच्छा चीज है कि that also gets deducted from your salary. और इंडिविजुअल पीपल उसके सैलरी जो नहीं कट रहे हैं उनको 50,000 रुपए का साल का छूट है, उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है. That has a balance category जहाँ इक्विटी में भी पैसा जाता है. Again, that money is available after 58. So that accumulates to your corpus. These two products are amazing for your retirement corpus. Okay. Again, I would say with that you should have mutual funds, SIPs or equity also. Allocation again has to be more in SIPs and mutual funds. But if you ask me, ideally, people where you cannot withdraw the money actually creates corpus for a long term period of time. So EPF and NPS both are very important because यहाँ पैसा निकाल नहीं सकते, right? इक्विटी में तो क्या है, SIP है, आप क्लिक हो बटन आपका पैसा निकल सकता है. बट अगर आपने डिसिप्लिन और पेशेंस रखा और तो आप SIP का भी पैसा कंपाउंड कर लेंगे. चलिए हम विमेन फोक्स की बात करते हैं, क्योंकि उनके करियर ब्रेक्स बहुत होते हैं, और ऐसा भी कभी कभी होता है कि आपकी जब फैमिली बढ़ती है तो आप जॉब छोड़ देते हैं. उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि हर वुमेन, whether she is working or not working, should actively participate in the financial planning of the house. उनको पता होना चाहिए कि उनका जो bread earner है, either she is the bread earner or the other bread earner, what they are contributing and how they are creating corpus for their daily needs as well as retirement. इंडिया में पाया गया है कि the spouse, which is female part, doesn't take interest into that. So all women has to actively participate for their own money as well as for the financial planning of the house. Okay. And if you have career breaks, and which you know that it's going to happen because of obvious reasons, then whenever you are restarting or whenever you are working, allocate 40 to 50% of the money for savings. Okay. And usme bhi you have to again invest into those products where the returns are higher and you are comfortable. So you have to keep a balance of your risk profile and the returns which you are getting from your investments. When you come back from your career break, please again restart your investments, compound your money, keep that money in a long-term instrument. But again, I will add, actively participate in the financial planning of the house also. बिल्कुल सही कहा आपने. दैट्स रिक्वायर्ड. चलिए बात करते हैं. अच्छा ये बताइए कि सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब रिटायरमेंट प्लानिंग आप प्लान करते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी गलती जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डू दैट? यस, 90% पीपल डू इट, इज स्टार्टिंग वेरी लेट. सबसे लीस्ट प्रायोरिटी में होता है रिटायरमेंट. उनके लिए घर खरीदना, वेकेशन में जाना, गाड़ी खरीदना, वो सबसे प्रायोरिटी होती है. आई एम नॉट सेइंग डोंट प्रायोरिटाइज दैट, बट सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी आपको देनी है वो रिटायरमेंट की देनी है. और अगर आप जल्दी स्टार्ट कर लेंगे तो बहुत ही कम पैसा आपको साइड रखना है. तो मैं ये कहता हूँ कि जब भी आपकी ईयर एंड सैलरी आती है, पहले आप 10% अलग कर लीजिए. उसके बाद की जो सैलरी है उसी को मानिए कि आपकी सैलरी है फॉर योर डेली नीड, फॉर योर एस्पिरेशनल
purchases. And if that is not sufficing you, work on increasing your income. But don't, do that mistake of not keeping aside money for retirement. So people start late. That is one of the biggest mistake they do. Secondly, if they are aware and they are starting it, they break it in between for their small goals. So they are not disciplined enough, right? Thirdly, they don't have the patience. If 100 people start an SIP today, there are only 5 to 10% who continue their SIP more than 5 years or 10 years. So you have to have a patience and then only your money will compound. So if you are 40, you have to retire at 60, you have to invest for 20 years. So starting early, having a right discipline, having patience, and investing into quality products and not seeing returns is the right way of accumulation जो लोग करते नहीं हैं. चलिए आप यंगस्टर के लिए बता दीजिए, what advice would you give to them? So youngsters, when I talk to them, they वो कहते हैं कि हमें आज भी देखना है, हमें आज भी खर्चा करना है, हमें आज भी चीजें खरीदनी है. So I tell them, I'm not saying that forgo your present for your future, and this is vice versa. You can't invest, you cannot spend everything today and not secure a future. Have a balance, right? 100 रुपये आ रहा है, मैं नहीं बोल रहा 20 से 30% आप साइड कर दो. 10% of your in-hand salary, of your income, you can keep aside and that will not impact you. Trust me. If your earning is 1 lakh rupees, 10,000 आप साइड कर दोगे तो 90,000 से भी आप जिंदगी अपने प्रेजेंट जी सकते हो. पर अगर आप अर्ली हो, आप 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो और आपने वो 10 से 25 से 30,000 रुपए साइड कर दिया और वही साइड करते रहे जिंदगी भर, इनकम तो बढ़ती रहेगी और लीनियर इन्वेस्टमेंट अगर आप 30 साल कर लिए तो 10 करोड़ बन जाता है. तो 30,000 invested for 30 years for a young person is 10 crores. So if you are young and you know that you have to, you can keep aside money for retirement, that's the best thing you can know. Please keep aside only 10% of the money. और बाकी सबसे आप अपना प्रेजेंट को करते रहिए. You want to buy a house, do that, right? Do other things. So my, advice is keep aside only 10% of your income. क्योंकि डायलॉग तो बहुत अच्छा मारते हैं, कहते हैं कि अगर अब किसने देखा है रिटायरमेंट, पर जब रिटायरमेंट का समय आता है देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि हमने समय पे शुरू क्यों नहीं किया. एब्सोल्युटली, तो मैं अपने जब डिस्कस करता हूँ तो मैं बताता हूँ 4 रिस्क है लाइफ में इंडिविजुअल के लिए, राइट. एक है कि अनटाइमली डेथ, जो कोविड में सबने देखा. एक आप बीमार पड़ जाना, ठीक है, कि बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल आप चले गए. तीसरा है जॉब चली गई, कंटिजेंसी. ये 3 प्लान ना एवरीबडी इज अवेयर. द 4th बिगेस्ट रिस्क जो कोई भी अवेयर नहीं है इज द रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग, राइट. And people who are young, they are taking more care of their health. Correct. So they are going to have more life. And they don't want to work. They want financial freedom early. So their working life is less than the non-working life. So my advice to them is that your non-working life will be more. Correct. So when you are young and you know that you want to retire early and want to have a financial freedom early, please start today and save money for your retirement corpus so that you can enjoy more life. Correct. Right? So if you are living too long, it's a big risk. Please plan today for that. कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you. The pleasure is mine. Thank you.